कि अग्निवीर योजना के मैं बिल्कुल खिलाफ रहा हूँ। बिल्कुल जो फौज का दस्तूर है वो समझ में आता, कोई स्टेटस ही नहीं है अग्निवीर का। तो आज वो जोश नहीं है बंदों में फौज में जाने का। जो एक फौज की याद सिर्फ जब आती है जब युद्ध होता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर फिर भी फौजी को बहुत नीचे उसमें तबके में देखा जाता है। आप पब्लिक की सेवा के लिए हैं, आप पब्लिक के आप नुमाइंदे हैं पब्लिक के। आप पॉलिटिकल दादागिरी है ये तो। रिजर्वेशन किस बात का रिजर्वेशन अभी? क्योंकि देश चलता है बुद्धिजीवियों से। सर, ये अग्निवीर योजना जो है आपकी नजर में कहाँ तक सही है, या फिर सही कदम है, या फिर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अग्निवीर योजना के मैं बिल्कुल खिलाफ रहा हूँ जी। मैं अग्निवीर से बिल्कुल खुश नहीं हूँ जी। रही बात ये अग्निवीर, जिसने भी अग्निवीर का नाम दिया हमारी फौज की तौहीन हुई है। मैं इसको तौहीन समझता हूँ अपनी फौज की। हमारा एक सिपाही का भी एक स्टेटस होता है, हमारे सिपाही का भी उसका एक ओहदा होता है। सिपाही का, सिपाही से लेके जनरल तक एक ओहदा होता है। अग्निवीर कोई ओहदा थोड़ी है। अभी गवर्नमेंट का जो इसमें चाल थी, गवर्नमेंट की क्या चाल थी गवर्नमेंट की? 5 साल क्यों नहीं किया इन्होंने? 7 साल क्यों नहीं किया इन्होंने? आप 7 साल तक के लिए आप फौज में रखते हैं इनको। बेसिक ट्रेनिंग इनकी सही ट्रेनिंग होती है। इनको फौज के अंदर बिल्कुल जो फौज का दस्तूर है वो समझ में आता। 7 साल बाद इनको रिजर्व लिस्ट में कर देते आप। साल में 2 बार इनको 2 साल में 2 महीने के लिए बुलाइए ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग कराइए, वापस अपने घर भेज दीजिए। उस दौरान 10 महीने की तनख्वाह मिलती है, 2 महीने तनख्वाह इनको नहीं मिलती है खाली। तो 10 महीने इनको तनख्वाह नहीं मिलती, 2 महीने तनख्वाह मिलती है। तो फौज का तरफ से पैसा भी गवर्नमेंट का बच रहा है। और फौजी जो रिजर्व लिस्ट में हैं, जो अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो हमारे पास रिजर्व कोटा हमारे पास है। और जैसे ही 15 साल होते हैं, जैसे सिस्टम पहले था 15 साल होते हैं, उनको सिपाही की तनख्वाह दीजिए आप उनको, पेंशन दीजिए आप उनको। और अग्निवीर तो कोई स्टेटस ही नहीं है अग्निवीर का। तो अग्निवीर तो कोई लड़ने वाली फौज का नाम ही नहीं हो सकता अग्निवीर। तो ये अग्निवीर पता नहीं कहां से नाम आया, किसने नाम दिया है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं और मैं अग्निवीर के बिल्कुल इसके डेट अपोजिट हूं इसके मैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इसको बदली करके, जैसे हमारे जो नरवाने साहब थे उन्होंने भी इसको गलत बताया था, वो चीफ थे हमारे नरवाने साहब। ये अग्निवीर हमारी फौज का एक बहुत बड़ा नुकसान करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने खड़ी कर दी है। बहुत बड़ा एक नौजवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है, उनका मोराल पर बहुत बड़ा झटका लगा है जो ये अग्निवीर इन्होंने खड़ी कर दिया। इनको समझ में नहीं आती। आज अग्निवीर नहीं, वहां पर जवान लड़ेंगे। वहां पर अगर पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, वो जवान जाएंगे लड़ने के लिए, अग्निवीर लड़ने नहीं जाएंगे वहां पर। एक तरह से ये सैनिकों के मनोबल को तोड़ना हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। अग्निवीर योजना ये सैनिकों की तौहीन भी है, इससे सैनिकों का मनोबल भी टूटा है। और आज वो जोश नहीं है बंदों में फौज में जाने का। जो एक झील होती थी, एंथुसियाज्म होता था बंदों के अंदर जाने के, मैं फौज में जाऊंगा, 4 बजे उठ के दौड़ना और ये करना होगा ना, वो नहीं है आजकल वो। क्योंकि सर लोगों का कहना है कि कोई भी इंसान इतना मेहनत करके थोड़े टाइम के लिए जाएगा फिर वापस घर, तो क्यों जाना है? बिल्कुल, उसका स्टेटस ही कोई नहीं है। उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उसको कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, उसको पेंशन नहीं है, उसको तो फिर किस लिए फौज में? वो 4 साल उसको अगर पैसा ही कमाना, पैसा यहाँ कमा लेगा, यहाँ पर अपना काम कर लेगा, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग काम कर लेगा, यहाँ पर कोई और दूसरा काम कर लेगा, यहाँ सिक्योरिटी की ड्यूटी कर लेगा, यहाँ पे कर लेगा अपना, उसको इतना पैसा तो कमा ही लेगा वो। तो सर होता है कि देश के अंदर जितना वैल्यू एक क्रिकेटर को मिलता है, जितना पैसा उनको दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि उनके बजाय उनको जो इतना वैल्यू दिया जाता है सैनिकों के लिए ज्यादा अच्छा करना चाहिए? क्योंकि वो हमारी जान की रक्षा करते हैं, एलओसी पे खड़े हैं लड़ने, खुद की जान की परवाह किए बिना। मैं तो बोलता हूँ, आपने जो बात कही बहुत सही बात कही जी। जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जी, तीनों सेनाओं के लिए जितना हमारी गवर्नमेंट कर सके वो भी कम जी। क्योंकि क्रिकेटर को एक हीरो की तरह देखा जाता है, क्रिकेटर को एक बहुत बड़े उसमें देखा जाता है कि भाई वो तो बस एक गेम है, नॉर्मल सा गेम है, वो नॉर्मल गेम है, एनीबॉडी कैन बी प्लेयर, बट उसमें तो जान नहीं जाता हर है आदमी योद्धा नहीं बन सकता, हर आदमी प्लेयर बन सकता है जी। और योद्धा की हमें जरूरत है और जरूरत हमें रहेगी आगे तक भी। हमारे बिना योद्धाओं के हमारा देश सुरक्षित नहीं है और आगे आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल टाइम है जहाँ पर हमें योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी, अपने फौजियों की जरूरत पड़ेगी। तो जितना हम फौजियों को रखें उतना ही हमारे लिए। कई बार हमने देखा है कि ट्रेन्स वगैरह में भी फौजी खड़े खड़े पूरा सफर करते हैं, उनको सीट नहीं मिलती है। बड़ा दुर्भाग्य है ये, हमने देखा है, हमने बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल बात है जी। फौज की याद सिर्फ जब आती है जब युद्ध होता है तो फौज की याद आती है, अदरवाइज फौजी का कोई कदर नहीं हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप सिविल मांग दें, कोई थानेदार पीट रहा फौजियों को, कोई पुलिस वाला पीट रहा फौजियों को, ये कब से होने लगा हिंदुस्तान के अंदर? जबकि फौजी
एक सबसे सर्वोपरि राष्ट्रपति की फौज का आदमी है वो, जो सबसे उससे आगे कोई फिर को जो दर्जा अपनी नहीं। जान की परवाह किए बिना देशवासियों के रक्षा के लिए खड़े अपनी रहते जान हैं, तत्पर हथेली पर रहते रख हैं। के रखता है पूरा 24 जी, घंटे, जी। वो 12 महीने अपने जान हथेली पर रखता है, अपने बच्चों से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, अपना जी। कोई फंक्शन अटेंड करता नहीं, ब्याह शादी मौत मातम किसी में आता नहीं हो, उसको कोई अटेंड करने के लिए नहीं मिलता। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर फिर भी फौजी को बहुत नीचे उसमें तबके में देखा जाता है। याद जब आती है, जब अब पाकिस्तान आके दिखा रहा तो हमारे फौजियों की याद हमें आने लगी, हमारे फौजी भाई, हमारे फौजी भाई, जी। अदरवाइज कोई वो नहीं है। वही बात है सर कि एक एक क्रिकेटर्स को एक आईपीएल खेलने के लिए 25 करोड़ 24 करोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा भी अगर फंड निकाल के हमारे सेना को, सैनिकों को, नेवी को दिया जाए तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हमारे फौजियों का, जी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो शामिल है उसमें, लेकिन हमारे फौजियों का भी 18 महीने का डीए तक हमारा बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, जो कि फौजी एक बहुत एक पैसे के लिए भी जाता है, एक जुनून के लिए भी जाता है और पैसे के लिए भी जाता है, दोनों बातें हैं इसमें। ये नहीं कि हम पैसे के लिए, पैसा भी चाहिए क्योंकि फैमिली जीने के पीछे, लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट है ही। हाँ जी इंपॉर्टेंट है पैसा, जी, लेकिन जी। 18 महीने का एक फौजी भाई का, जो फौजी भाई इस सिपाही से लेके जनरल तक 18 महीने का डीए रोक देना, कहाँ की देश की इकोनॉमी, आप बोलते हैं हम चौथे नंबर पर हैं वर्ल्ड में, इस तरफ आप 18 महीने डीए नहीं दे पा रहे हैं। कितना है? 34,000 करोड़ है वो, तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है देना। आप इतने पैसे तो आप इतने ईडी में एक जज के घर में मिले हैं जो भी, जी बिल्कुल। उससे ज्यादा पैसा तो आपको उस जज के घर में मिल गया, उसने जला भी दिए, नोट वगैरह दिए, तो उस पैसे को आप फौज को दे दो, आप भाई डीए के तौर पे दे दो, तो आपका बड़ा शुक्रगुजार होगी फौज। सर एक और चीज़ है जो जनता या हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान एक बार विधायक बनता है तो उनको रिटायर होने के बाद या फिर जो उनका टेन्योर पीरियड होता है वो खत्म होने के बाद भी उनको पेंशन मिलता है, और अगर 5 साल बाद या अगली बार वो फिर से बनते हैं तो उनको डबल पेंशन मिलता है, तीसरी बार बनते हैं तो ट्रिपल। तो ये कहाँ का न्याय है? इतना पैसा जो एक विधायक, अगर कोई इंसान एक बार एक विधायक बन जाए तो उसकी लाइफ टाइम वो उस पैसे से वो खा सकते हैं, तो ये कहाँ तक न्याय है? देखिए ये न्याय तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत घोर अन्याय है। एक फौजी भाई, अगर आप 3 बार विधायक बन रहे हैं, 3 पेंशन ले रहे हैं आप, 5-5 साल के टेन्योर की, 5 साल में कोई पेंशन का रूल है ही नहीं। अगर फौजी भाई का 15 साल में रूल है पेंशन का, तो आपको क्यों नहीं 15 साल में मिले? जी बिल्कुल। या आपको 3 बार के टेन्योर में एक बार पेंशन मिलनी चाहिए आपको। 15 बार आपका 3 बार टेन्योर हो गया, 15 साल हो गए, फिर आपको एक पेंशन मिलना चाहिए। पहली बात तो आपको पेंशन किस बात की पेंशन? आपको देश के लिए लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। पेंशन मिलती है जहां पर जान जोखिम में रख के देश की रक्षा के लिए बंदा जाता है। जी। आप पब्लिक की सेवा के लिए हैं, आप पब्लिक के आप नुमाइंदे हैं, पब्लिक के, आप पब्लिक की आवाज हैं आप, तो आपको पेंशन किस बात की? ये तो शर्म की बात है, ये तो पॉलिटिकल, ये तो अशेम्ड है, पॉलिटिकल अशेम्ड। इनको जितना भी कहा जाए, तो यहाँ भी फेल हो गई है। अपनी मर्जी से देखिए ना, अपनी मर्जी से इन्होंने भी 34% बढ़ा ली, अपना तनख्वाह बढ़ा ली। फौजी बेचारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो दिन रात ड्यूटी पर आते हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, अपने बच्चों से भी दूर रहते हैं, अपने सारे प्रिविलेज उनके खत्म हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं, 2% ये देके आपने उनको बहका दिया। और आप 34% अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, पीछे से। तो ये तो हमारी इकोनॉमी के तो असली जो इकोनॉमी के अंदर जो वो लगा है, गुण लगा है, वो इन्होंने लगा रखा है असली तो। और फिर इनके प्रिविलेज देखिए आप, कितने प्रिविलेज इनके खाने पीने के प्रिविलेज देखिए, इनके आने जाने के प्रिविलेज देखिए, इनके गाड़ी घोड़ा के प्रिविलेज देखिए, इनके घूमने फिरने के भत्ते देखिए, इनके कितने भत्ते हैं इनके बच्चों के खर्चे, इनके ऊपर रिजर्वेशन, इनका रिजर्वेशन से देखिए आप कितना इनका वो है। इनका मतलब इनका तो कोई लिमिट ही नहीं है इन चीजों की। एक बार विधायक बन जाता है, उसका देखिए आप, उसका स्टेटस क्या होता है उस बंदे का। जबकि फौजी आदमी या कोई भी नौकर आदमी जो सिविल सर्विस में भी है, जहां भी है, वो बेचारा एक मकान बना नहीं सकता, एक अच्छा सा प्लॉट नहीं खरीद सकता अपने रिटायरमेंट में। तो करप्शन तो है, ये तो मैं तो इसको करप्शन ही कहूंगा जी। ये तो दादागिरी भी, पॉलिटिकल दादागिरी है ये तो, जो उनके मन में आए बिल्कुल क्वाइटली उन्होंने अपना बिल पास कर दिया और अपनी पेंशन बढ़ा ली जी। तो गलत है, सरेआम गलत है। इनको तो देश को आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ। हालांकि आवाज उठा रखी है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है किस्सा है, लेकिन देखते हैं अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते तो फिर ये तो वे करेंगे जो करना है। सर आपने एक न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि देश के अंदर अब यूपीएससी एग्जाम्स में भी धांधलियां हो रही हैं कि रिजर्वेशन का चक्कर है, लोग बहुत पैसे वाले हैं फिर भी कैसे एनएलसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जिनके फादर खुद एडीएम है। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के साथ नहीं होनी चाहिए,
कास्ट बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, गरीबी पे होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चों के साथ अन्याय है। क्योंकि जो बच्चे हैं मेहनत तो सब बराबर करते हैं, फिर भी जो कम नंबर लाके एक ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाते हैं और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, मेहनत वो भी उतना ही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सर आपको नहीं लगता है कि ये गलत है, बच्चों के साथ अन्याय है, उनका मोरल डाउन किया जा रहा है? बिल्कुल शालिनी, ये बिल्कुल अन्याय है। मैं पीछे कभी किसी बच्चे से बात कर रहा था, या किसी बच्चे ने मेरे ख्याल में सुसाइड कमिट किया, और वो बिहार की बच्ची थी। वो जी। उसको 93% उसके कट ऑफ थे, 93%। जी। और उसको 92% उसने अपने सिविल सर्विस में अपने ऑब्टेन किए, उसका नंबर नहीं आया उसमें। जबकि जो दूसरे जो रिजर्विस्ट जो लिस्ट में आते हैं बंदे, तरह तरह के लिस्ट, कहीं ओबीसी है, कहीं एससी है, कहीं एसटी है, उनका 40%, 50%, मैक्सिमम 60%। जी। तो ये तो अन्याय तो है, आपकी गुणवत्ता पे ये सवाल खड़े करता है। जो एक 40% वाला बच्चा है, एक 92% वाला बच्चा है, तो 92% वाला बच्चा ज्यादा काबिल है जब ना, बशर्ते कि 40% वाले के। एक बात तो ये तो सरेआम अन्याय तो है बच्चों के साथ में, ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए जी। एक बात। दूसरी बात, रिजर्वेशन, किस बात का रिजर्वेशन? अभी आज़ादी को, हमारे आज़ादी को आज 75 साल हो गए मेरे ख्याल में। 75 साल अगर इतने दिन हो गए हैं, 48 से लेकर अभी तक जो भी अरसा गुजर गया, कोई कितनी पीढ़ियों तक उनके आईएएस बन रहे हैं, कितनी पीढ़ियों तक उनके सिविल सर्विस एग्जाम में उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने उसमें उनका नौकरी पेशा चल रहा है। तो अब क्यों रिजर्वेशन, किस बात का रिजर्वेशन? अभी तो गरीबी के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसकी माली हालत कम है उसको रिजर्वेशन में, अदरवाइज। या फिर सर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सक्षम नहीं है पढ़ने में, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनको पढ़ाया जाए, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम लाया जाए। ऐसे रिजर्वेशन वो स्कीम है इस तरह की। आज आप गवर्नमेंट स्कूल में जाकर देखिए, उनको बच्चों को पैसा मिलता है खाने के लिए उनको दोपहर को एक मील मिलता है, उनकी किताबें फ्री हैं, उनकी फीस फ्री है, और क्या चाहिए? यही तो है। आप पढ़ाइए बच्चों को, बच्चे उनके पढ़ते हैं उसमें। लेकिन एक रिजर्वेशन ये होगा, दूसरा रिजर्वेशन उनको उसमें एग्जाम में होगा, तीसरा उसमें नौकरी में होगा। तो सारा प्रिविलेज इनको जा रहा है, और वो रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो भी 52% है आज हिंदुस्तान में। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? सब अभी तो है, लेकिन सर अभी जो बिहार में चुनाव होने हैं, तो इलेक्शन का मेन मुद्दा ही यही है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का, कि आप अगर वोट देते हो हमें, तो हम रिजर्वेशन को 75% तक बढ़ा के कर देंगे। तो सर फिर स्टूडेंट्स का क्या होगा, जो जनरल में आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर उनके साथ तो ये सरासर अन्याय है। देखिए, ये अन्याय भी है और ये देश की बर्बादी भी है। जी बिल्कुल। क्योंकि देश चलता है बुद्धिजीवियों से, और जो बुद्धिजीवी बच्चे हैं वो तो उसमें आएंगे नहीं, उस लाइन के अंदर आएंगे, होंगे ही नहीं वहां पर। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो कम मार्क वाले, कम बुद्धि मतलब जो कम मार्क लेके बंदे आ रहे हैं, कम बुद्धि उनके अंदर, जिनके अंदर ज्यादा बुद्धि बच्चों के अंदर, जो 95% और जो 99% जो सिविल एग्जाम है जो ले रहे हैं बंदे, इसका मतलब उसका आप लगा लीजिए लेवल क्या होगा बंदे का। तो हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं इसमें, और वही चीज है जो हमारे नेशनल बिल्डिंग में जो काम आती है, और वही हमारे देश को जो मजबूत बनाते हैं। लेकिन अभी आप कोई भी ले लीजिए, आप डॉक्टर है, जो एक 40% वाला डॉक्टर है, वो क्या इलाज करेगा जी आपका? एक जो डॉक्टर जो वेल क्वालिफाइड है, 90% से ऊपर लेकर अपनी मेहनत से जो बंदा वहां पहुंचा है, ओके, आपका आंख बंद करके आप उसे भरोसा करिए, आप उस पर जी। तो यही सर बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अगर 92-93% लाने वाले बच्चे कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ तो करेंगे अपनी जीवन चलाने के लिए। अगर वो कुछ नहीं कर पाए जीवन में, गवर्नमेंट उनको चांस नहीं दे रही है, रिजर्वेशन के कारण वो पीछे आ जा रहे हैं, तो एक टाइम पे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सर कि अगर अपर मार्क्स लाने के बाद भी वो बच्चे चोर बनते हैं और 40% वाले पुलिस बनते हैं, तो कहाँ से पकड़ पाएंगे वो? ये तो देश के लिए सरासर बर्बादी है। जो दुर्दशा हमारे जो बुद्धिजीवी बच्चों की हो रही है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, लेकिन उनकी सैलरी क्या है? उसमें जो उद्योग जगत में जो जाते हैं नौकरी करने के लिए जी, उनकी सैलरी किसी 15,000 है, किसी 20,000। क्या एक बीटेक का यही स्टेटस है क्या? और इसीलिए जो मेजोरिटी ऑफ जो चाइल्ड बच्चे हैं, जो जिनका भी मौका लगता है, वो बाहर दूसरे देशों में जाते हैं, और वहाँ उनका अच्छा एक माहौल मिलता है, अच्छा पैकेज मिलता है उनको, और वहाँ से वो अच्छा पैसा कमा के अपने वहाँ सेटल होते हैं वहाँ पे जाके। क्योंकि यहाँ के 15-20,000 का कोई मतलब नहीं होता। ये सबसे बड़ी हमारे बच्चों की एक विडंबना है हमारे अंदर, कि हमें अपने बच्चों के लिए कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक बीटेक है, एक एमटेक है, उनको उसके मुताबिक उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। सरकार कहती है देश बदल रहा है,
हम देश को 10 सालों में वहां पहुंचाएंगे, यहाँ पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है कि रिजर्वेशन इतना बढ़ा रहे हैं कि देश के लिए बर्बादी भी है, बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ भी है। देश को कौन बदल रहा है? देश को हमारे बच्चे बदल रहे हैं। देश को जी, देश को हमारे जो मैं बुद्धि जी जो बच्चे बोला ना, वो बच्चे बदल रहे हैं देश को। जी। उनकी सोच बदल रही है, उनकी सोच बदली होती जा रही है, उनकी सोच अच्छी होती जा रही है। आप ये बताइए पॉलिटिकल लीडर का क्या लेवल है? पॉलिटिकल लीडर का उसका बताइए मेरे, उसकी कैपेबिलिटी क्या है उसकी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उनके सिर्फ तो एक उसका पैसा है, पैसे के दम पे वोट मांगता है, पैसे के दम पे वोट लेता जी। है और पैसे के दम पे राजनीति करता है। एक IAS ऑफिसर भी इतने लेवल के मेहनत करने के बाद बस उनके लिए खड़े होते हैं। IAS अफसर उनके सामने नतमस्तक है। जी, IAS अफसर का आप देखिए सबसे टफ सर्विस जी, और सबसे टफ एग्जाम जो है IAS अफसर का है, और वो IAS अफसर के ऊपर उनको ऐसा संविधान के अंदर ऐसा प्रोविजन है कि IAS अफसर बेचारा क्या करे वो, क्योंकि उसको नौकरी करनी है, उसको अपना काम करना है और इनकी बात सुननी है, जैसे ये बोलते हैं वैसे होता है। सर मेरे मन में हमेशा से एक विचार रहा है कि लीडर्स के लिए कोई एग्जाम क्यों नहीं होता है कि आप ये एंट्रेंस दो तभी आप इस पोजीशन के लिए पद पे आप भर पाओगे या कुछ, क्योंकि बच्चे अगर किसी पोजीशन पे जाने के लिए उनको एंट्रेंस देना पड़ता है, इतनी मेहनत होती है, तो लीडर्स के लिए कोई एग्जाम क्यों नहीं? ऐसा मतलब उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हर कोई अंगूठा छाप है, कुछ आता नहीं है, ना बात करने का तरीका है, ना सलीका है, फिर भी वो एक बड़े लेवल पे बैठे हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, भड़के हैं, तो ऐसा नहीं होगा क्या उनके लिए भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होने चाहिए, उनके भी कुछ लेवल होने चाहिए, एजुकेशन लेवल? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा एग्जाम की बजाय उनको जो अमिताभ बच्चन जी का जो चलता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें उनको क्वेश्चन आंसर उनको करा दीजिए, को कितने परसेंटेज लेता है उसमें उनको नेता के लिए उनको क्वालिफाई करे हो। सीधी बात है। एक अभी श्रीमान जी कोई नेता थे, वो बोल रहे थे भाई पहलगांव कौन से स्टेट में पड़ता है? मतलब उस बंदे को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर रहता है। पहलगांव इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना मशहूर टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर का, उसको ये नहीं पता कि पहलगांव है कौन से स्टेट में। मतलब बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है, ज्योग्राफिकल नॉलेज कि हमारा पहलगांव है कहाँ पर। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? जिनका लेवल इतना है, उनसे उम्मीद क्या करेंगे आप? तो इसीलिए तो सर उनके लिए भी तो कुछ प्रोसेस होने चाहिए कि आप ये प्रोसेस पार करें, ये प्रक्रिया पार करके तभी आप एक पॉलिटिकल लीडर बन पाएंगे। आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ते हैं वो, जबकि आम आदमी के लिए जेल में अगर उसका जेल से उसका एक्विटल हो गया, उसका लगा हुआ इसने जेल काटी, उसको इलेक्शन लड़ने का भी हक नहीं है। लेकिन ये लोग तो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ते हैं। तो आप कैसे आप सिस्टम को सुधारेंगे? आप इस सिस्टम को सुधारने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत कोई क्रांतिकारी नेता आएगा वही सुधार सकता है, बाकी इसको हमारे और आपके बस की, आम जनता के बस की ये बात नहीं है। हालांकि हमारी फीलिंग ऐसी है जी, अच्छी फीलिंग है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। क्या आप तैयार हैं एंड्रॉइड और आईफोन पाने के लिए? अगर हाँ तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है। हर हफ्ते शानदार इनाम जीतने के लिए बस करना है एक छोटा सा काम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हर हफ्ते चुना जाएगा एक लकी सब्सक्राइबर जिसे मिलेगा मजेदार इनाम, और हर महीने एक लकी सब्सक्राइबर जीतेगा ब्रांड न्यू एंड्रॉइड स्मार्टफोन। इतना ही नहीं, हर साल के अंत में एक सुपर लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा धमाकेदार ब्रांड न्यू आईफोन। तो देर मत कीजिए, अभी जुड़िए हमारे साथ और बनिए अगले लकी विजेता, क्योंकि अगला नाम आपका हो सकता है